वेलकम बैक स्टूडेंट्स। आज हम राजस्थान बोर्ड का 2015 का पेपर कर रहे हैं। जो बच्चे यहाँ पर नए आए हैं वह हमारे पुराने वीडियोस को ज़रूर देखिए। इस चैनल पे आपको सारे मॉडल पेपर मिलेंगे और जो बचे हैं वो धीरे धीरे अपलोड करते जाएंगे। अब तक 2015 से पहले जितने भी आए हैं वो सब हो चुके हैं, आगे भी आपको मिल जाएंगे। ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और इसका बेनिफिट उठाइए। चलिए हम यहाँ पर उच्च माध्यमिक परीक्षा 2015 का पेपर यहाँ पर करेंगे। ये देखिएगा, इतना पेपर है हमारे पास। ये कुछ इंस्ट्रक्शंस हैं जैसे कि आप जानते ही हैं, ठीक है। अब पहला सवाल है अपने पास, गाउस के नियम का कथन लिखिए। बहुत बार सवाल आया है, जरूर इसको देखिएगा मेरे प्रीवियस वीडियोस में। ये जो सवाल आप देख रहे हैं ये आपको 2020 के बाद भी देखने के लिए मिलेगा, 21 या 22 में। सवाल में आपसे क्या कह रहा है, एक चार्ज दे रखा है, चार्ज से इतने डिस्टेंस पर कितना पोटेंशियल है ये आपसे पूछ रहा है। ये देखिएगा, ठीक है, कितना विभव है। तो भाई सिंगल चार्ज की वजह से पोटेंशियल होता है k3/r, तो k की जगह लिख देंगे 9 × 10⁻⁹। q की जगह क्या दे रखा है 4 × 10⁻⁹, और डिस्टेंस कितनी दे रखी है 9 × 10⁻⁻²। इतना सिंपल तो दे रखा है। 9 से 9 कैंसिल हो गया और 10⁻⁹ से 10⁻⁻9 कैंसिल हो गया। 4 ऊपर 10⁻⁻2 ऊपर आ जाएगा, 4 तो ऊपर है ही, तो 4 × 10⁻2 वोल्ट। आंसर बहुत सिंपल है। देखो कोई भी क्वेश्चन नहीं छोड़ना है, चाहे कितना सिंपल हो, किसी भी ईयर में आया हो, जरूर करना राजस्थान बोर्ड में, ठीक है भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हुए, ये वाला जो सवाल है ये राजस्थान बोर्ड में कई बार आया है। ये आपसे क्या कह रहे हैं, एक ही धातु के, ध्यान रखिएगा, एक ही धातु के दो चालकों की प्रतिरोधकता, एक की ρ1 दे रखी है, एक की ρ2 दे रखी है, उनका अनुपात आपको निकालना है। देखो बेटे एक ही मेटल के बने, दोनों सेम मेटल के, लेंथ अलग है, मुझे भी दिख रहा है लेंथ अलग है, ठीक है, और रेडियस दोनों, क्रॉस सेक्शन सेम है लेकिन लेंथ अलग है। एक की लेंथ l मान लो तो एक की 2l मान सकते हैं, ठीक है, जैसे कि यहां पर दे रखा है। लेकिन ये एक ही धातु के बने हैं, एक ही मेटल के हैं, तो दोनों की जो रेजिस्टिविटी है वो बराबर होगी, क्योंकि रेजिस्टिविटी को इस बात से कोई लेना देना नहीं है कि मेटल की लेंथ क्या है, यानी धातु की लंबाई क्या है, और उसका एरिया क्या है, उससे कोई मतलब नहीं है। वो तो टेम्परेचर पे डिपेंड करती है और नेचर पे डिपेंड करती है। तो हमारे पास जो रेशो आएगा ρ1/ρ2 वो आएगा 1:1। ये आंसर आ गया। नेक्स्ट की तरफ बढ़ते हुए, अब आपसे क्या कह रहा है, प्रत्यावर्ती धारा के एक पूर्ण चक्र के लिए धारा का औसत मान लिखिए। सिर्फ ये पूछ रहा है आपसे, और इसका आंसर होता है 0, ठीक है भाई, 0 भी लिख सकते हैं आप। निर्वात नली का मैग्नेट्रॉन द्वारा उत्पन्न विद्युत चुंबकीय तरंग का नाम लिखिए। राइट द नेम ऑफ द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव प्रोड्यूस्ड बाय वैक्यूम ट्यूब मैग्नेट्रॉन। देखो मैग्नेट्रॉन, क्लिस्ट्रॉन, गन डायोड, मैग्नेट्रॉन, क्लिस्ट्रॉन, गन डायोड। माइक्रोवेव यानी कि सूक्ष्म तरंग, इंग्लिश में भी लिख सकते हैं, हिंदी में भी लिख सकते हैं। माइक्रोवेव यानी कि सूक्ष्म तरंग। फिर आगे आप देखिएगा, अवतल दर्पण के लिए बिंब दूरी प्रतिबिंब दूरी f में संबंध लिखिए। राइट द रिलेशन बिटवीन ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, इमेज डिस्टेंस, और इनके बीच में आपको रिलेशन लिखना है। तो रिलेशन जो है बेटे बहुत ही आसान है, अपने पास ध्यान से देखिएगा। 1/f = 1/v + 1/u, बस ये लिख दीजिए, काम हो जाएगा। फिर जो अपने पास 7th क्वेश्चन है, 7th क्वेश्चन में ए अपने पास नहीं है, निकट दृष्टि दोष सिलेबस में नहीं है। अब कह रहा 10 सेंटीमीटर फोकस दूरी की अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या क्या होगी। व्हाट विल रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ कॉन्केव मिरर, इसकी फोकल लेंथ दे रखी है। तो बेटे ये रिलेशन होता है 2 × f, तो 2 × -10 सेंटीमीटर, यानी कि माइनस का 20 सेंटीमीटर। सर मान लीजिए मैं माइनस लगाना भूल गया, तो अगर आप माइनस लगाना भूल गए तो आपको 0 नंबर दे दे, माइनस की बहुत वैल्यू, ठीक है, क्योंकि अगर आपने माइनस नहीं लगाया तो फिर ये कॉन्वेक्स मिरर का बन जाएगा। फिर आपसे क्या कह रहा है, प्रकाश विद्युत प्रभाव के संदर्भ में निरोधी विभव को परिभाषित कीजिए, यानी स्टॉपिंग पोटेंशियल को आपको डिफाइन करना है। व्हाट इज स्टॉपिंग पोटेंशियल। एनोड की प्लेट को वो दिया गया वो नेगेटिव पोटेंशियल जिसके लिए क्या होगा, जिसके लिए फोटो इलेक्ट्रिक करंट 0 हो जाएगा, ठीक है भाई। यानी एनोड की प्लेट को दिया गया ऋणात्मक विभव जिसके लिए प्रकाश विद्युत धारा 0 हो जाती है, उसे हम निरोधी विभव कहते हैं। फिर आगे देखिएगा, किसी धातु का कार्यफलन, तो किसी धातु का कार्यफलन आपको कितना दे रखा है 3.31, 1.6 × 10⁻⁻19 जूल। दहली आवृत्ति निकालनी है हर्ट्ज में, यार हर्ट्ज में निकलेगा, ठीक है, ये दे रखा है। तो बेटे न्यू नॉड = होता है W0/h, तो h की वैल्यू है 6.63 ×
-34 और ये है 3.31 इंटू 1.6 इंटू 10 की पावर -19। ठीक है, तो आप डिवाइड कर सकते हैं, जैसे हम ये से डिवाइड कर लेना, डिवाइड करके देख लेना आप क्या आंसर निकलेगा। फिर आगे देखिएगा, किसी नाभिक की त्रिज्या r, द्रव्यमान संख्या a में संबंध लिखिए। सिर्फ फॉर्मूला लिखना है, तो r इक्वल टू आर नॉट a की पावर 1/3। और निम्न में से दाता अशुद्धि को छांटिए। दाता यानी कि जो डोनर है, ठीक है, तो बोरोन, एल्यूमिनियम, आर्सेनिक, तो करेक्ट आंसर अपने पास आर्सेनिक। ठीक है भाई, ये करेक्ट आंसर अपने पास। 12वां अपने पास सिलेबस में नहीं है, 13वां अपने पास सिलेबस में नहीं है, 14वां जो है ये भी सिलेबस में नहीं है, मीटर सेतु, ठीक है, विभव प्रवणता ये भी सिलेबस में, किरचॉफ का संधि नियम वो भी करेक्ट करवाते हैं आपको। पोटेंशियल ग्रेडियंट आपके सिलेबस में नहीं है, ठीक है भाई। किरचॉफ का जंक्शन रूल, किरचॉफ का जंक्शन रूल क्या कहता है? द एल्जेब्रिक सम ऑफ ऑल द करंट्स मीटिंग एट जंक्शन इज इक्वल टू 0, यानी संधि पर मिलने वाली समस्त धाराओं का बीजगणितीय योग शून्य होता है, सिग्मा i इक्वल टू 0। और वो कह रहा है कि इस डायग्राम, इस तरह के सवाल जरूर कीजिए, सीबीएसई बोर्ड में भी आते हैं। इसमें कह रहा है कि आपको करंट I की वैल्यू निकालनी है। तो देखो यहां पर ये जो करंट आ रहे हैं सेम, ठीक है ना, इस पॉइंट पर पहुंच रहे हैं, और दो करंट इस पॉइंट से दूर जा रहे हैं, तो जो पास आ रहे हैं दोनों को ऐड कर लो, 5 + 2, और जो दूर जा रहे हैं उन दोनों को ऐड कर लो, I + 4, तो 5 + 2 7, 4 इधर आ जाएगा, तो अपने पास I इक्वल टू क्या हो गया? 3 एम्पियर। ये लो जी आंसर आ गया। ध्यान रखना, जो करंट पहुंच रहा है उसको ऐड करके एक तरफ रख लो, जो करंट दूर जा रहे हैं उनको ऐड करके एक तरफ रख लो, दोनों को बराबर कर दो, आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16 सिलेबस में नहीं है, आगे बढ़ जाते हैं। फिर आगे आपसे क्या कह रहा है? विद्युत चुंबकीय प्रेरण के लेंस का नियम लिखिए। राइट द स्टेटमेंट ऑफ लेंस लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। बहुत ही आसान है। क्या कह रहा है लेंस लॉ? अकॉर्डिंग टू लेंस लॉ, जो अपने पास इंड्यूस करंट है या जो इंड्यूस्ड ईएमएफ है वो अपने प्रोड्यूसर का अपोज करता है, यानी कि चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स का अपोज करता है, यानी कि जो प्रेरित विद्युत वाहक बल है वो अपने उत्पादक यानी कि चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन का विरोध करता है। विद्युत वाहक बल कहते हैं, प्रेरित विद्युत धारा कहते हैं, एक ही बात है। और ये न्यूमेरिकल आपसे क्या कह रहा है? न्यूमेरिकल में आपसे क्या कह रहा है? 2 मीटर लंबा एक वायर है, ठीक है, और इतने मैग्नेटिक फील्ड में वो जा रहा है और उसकी स्पीड ये है, तो आपको E निकालना है। तो बेटे E बराबर हो गया BLV, प्रेरित विद्युत वाहक बल, यानी कि जो इंस्टेंटेनियस EMF इंड्यूस अक्रॉस द एंड्स ऑफ द वायर, ये निकालना है। तो B आपको दे रखा है 0.3 इंटू 10 की पावर -4, L आपको दे रखा है 2 और V आपको दे रखा है 5। बस सॉल्व कर लेना, आंसर आ जाएगा। 5 2 जा 10, ये यहाँ पर ये 10 आ गया नीचे, 3/10, और ये 2 5 10 कैंसिल, तो मेरे हिसाब से तो आंसर आ गया 3 इंटू 10 की पावर -4 वोल्ट आंसर, है ना, ये आंसर आ जाएगा आपके पास, ठीक है, क्योंकि 5 2 जा 10, तो 10 से 10 कैंसिल हो गया, आंसर आ गया। चलो आगे बढ़ते हैं। और आपसे क्या कह रहे हैं? एक रेखीय ध्रुवित विद्युत चुंबकीय तरंग का संचरण चित्र बनाइए। विद्युत चुंबकीय तरंग के कोई दो गुण लिखिए। निर्वात्मक विद्युत चुंबकीय तरंग से संबद्ध चुंबकीय क्षेत्र का आयाम इतना दे रखा है और विद्युत क्षेत्र का आयाम आपको निकालना है। बहुत ही आसान सवाल है, ये सवाल अभी तक पहले आया नहीं था, तो उसको हम देखेंगे, ठीक है। आपको लीनियरली पोलराइज्ड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का डायग्राम बनाना है, दो प्रॉपर्टी लिखनी है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की, एम्पलीट्यूड दे रखा है मैग्नेटिक फील्ड का और एम्पलीट्यूड निकालना है आपको इलेक्ट्रिक फील्ड का। तो चलिए देखिएगा, सबसे पहले हम डायग्राम बनाएंगे। हम ये कह रहे हैं कि एक्स एक्सिस में लाइट ट्रेवल कर रही है, वाई एक्सिस में इलेक्ट्रिक फील्ड के हमारे पास कंपन है, यानी कि वाइब्रेशन, ये इलेक्ट्रिक फील्ड के कंपन है, ठीक है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड के। और मैग्नेटिक फील्ड के जो कंपन है वो जेड एक्सिस के अलोंग है, ये मैग्नेटिक फील्ड के। तो बस ऐसे बना देना है, और पता नहीं कितनी बार आया यार, ये बी, ये ई, ऐसे बी ई, ठीक है। और दो प्रॉपर्टी बताओ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की, बहुत आसान है। विद्युत चुंबकीय तरंग की दो जो हमारे पास प्रॉपर्टीज है, दो गुण है। पहला है निर्वात में गति करती है, निर्वात की चाल से 3 × 10 की पावर मीटर पर सेकंड। वैक्यूम में लाइट की स्पीड से ट्रेवल करती हैं, यानी 3 × 10 की पावर मीटर पर सेकंड, प्रकाश की चाल से गति करती है। और दूसरा जो है ट्रांसवर्स नेचर की होती है, अनुप्रस्थ प्रकृति की। सिंपल, ठीक है, आसान चीज है। फिर इसमें एक न्यूमेरिकल दे रखा है, न्यूमेरिकल को आप देखिएगा, B0 दे रखा है आपको। हम जानते हैं कि C बराबर होता है भाई E0 बाई B0, तो बेटे E0 बराबर हो जाएगा C × B0,
तो C आपको दे रखा है 3 इंटू 10 की पावर 8 और B नॉट दे रखा है 50 इंटू 10 की पावर -8। -8 से ये कट गया तो 5 3 जा 150, 150 वोल्ट पर मीटर आंसर आएगा। ये भी सवाल कई बार 19वां क्वेश्चन सिलेबस में नहीं है। 20वें की तरफ बढ़ते हुए देखो, ये जो दी ब्रोगली की परिकल्पना लिखी है, राइट द दी ब्रोगली हाइपोथेसिस, ये सिलेबस में है आपके। तो दी ब्रोगली का हाइपोथेसिस क्या है? व्हाट इज द दी ब्रोय हाइपोथेसिस? अकॉर्डिंग टू दी ब्रोय के अनुसार when a matter particle is in motion, then it must exhibit wave nature. A particle in motion must exhibit wave nature. एक द्रव्य कण गतिक अवस्था में तरंग प्रकृति दर्शाता है। द्रव्य कण गतिक अवस्था में तरंग प्रकृति दर्शाता है। बाकी ये डेरिवेशन अपने सिलेबस में नहीं है, क्योंकि ये कह रहा है सूत्र प्राप्त कीजिए, है ना, ऑब्टेन करना है। तो ऑब्टेन वाला काम नहीं करना है, बल्कि डायरेक्ट फॉर्मूला याद रखना है 12.27 अपॉन रूट वी एंगस्ट्रम। ये बहुत जरूरी है, इसको याद कर लेना, या फिर ये वाला फॉर्मूला याद कर लेना। ये तो आया हुआ है 2022 के बाद 1.227 नैनोमीटर। तो उन्होंने क्या किया था, फिल इन द ब्लैंक्स में नैनोमीटर लिख दिया था और ये जगह खाली छोड़ दी थी, और ये है ही नहीं आपकी किताब में सवाल, तो आपको याद तो करना ही पड़ेगा। ये सिलेबस में नहीं है पूरा, ठीक है भाई। लेकिन हाँ, इसका जो सेकंड पार्ट है उसको देखिएगा। किसी नाभिक की द्रव्यमान क्षति को समझाइए। ऑक्सीजन की बंधन ऊर्जा इतनी दे रखी है, बंधन ऊर्जा प्रति न्यूक्लियन का मान लिखिए, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का मान जूल में लिखिए। तो चलिए इसको भी देख लेते हैं फटाफट, ध्यान से देखिएगा, समझने की कोशिश कीजिएगा। ये तो कट गया, ठीक है। ये है मास डिफेक्ट को बताइए, बाइंडिंग एनर्जी है, और ये 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की एनर्जी आपसे पूछ रहा है। तो आपको यहाँ पर ये बात समझनी है, बाइंडिंग एनर्जी सबसे पहले मास डिफेक्ट। मास डिफेक्ट क्या होता है? द्रव्यमान क्षति। ध्यान से सुनिएगा, मापित द्रव्यमान और वास्तविक द्रव्यमान के अंतर को, किसी नाभिक के मापित द्रव्यमान और वास्तविक द्रव्यमान के अंतर को हम क्या कहते हैं? द्रव्यमान क्षति कहते हैं। द डिफरेंस बिटवीन कैलकुलेटेड मास एंड ओरिजिनल मास, उसके डिफरेंस को हम मास डिफेक्ट कहते हैं। अब आपसे क्या कह रहा है वो? आपसे क्या कह रहा है कि भाई ऑक्सीजन की बाइंडिंग एनर्जी दे रखी है 127.5 पर न्यूक्लियन बाइंडिंग एनर्जी, प्रति न्यूक्लियन बंधन ऊर्जा निकालनी है। तो फॉर्मूला होता है EBN बराबर EB अपॉन A। तो EB दे रखा है 127.5 और A दे रखा है, ऑक्सीजन का दे रखा है 16। बस सॉल्व कर देना, आंसर आ जाएगा, ठीक है। और 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की एनर्जी जूल में लिखनी है, तो 1.6 इंटू 10 की पावर -19 जूल, ये 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की हमारे पास एनर्जी आ गई, ठीक है। ये सिलेबस में नहीं है, ये वाला 22वें का ये वाला क्वेश्चन, ये सिलेबस में नहीं है, ठीक है। सिर्फ फॉर्मूला पूछा है उसने, अपने तो फॉर्मूला है खाली, इसमें तो वो निकालने के लिए कह रहा है। तो फॉर्मूला होता है अपने पास Vn बराबर V1 अपॉन n, ये डायरेक्ट निकाल सकते हैं आप, जहाँ पर V1 की वैल्यू 2.2 इंटू 10 की पावर 6। और हाइड्रोजन की परमाणु की निम्नतम अवस्था में ऊर्जा, तो इलेक्ट्रॉन गतिज ऊर्जा कितनी है? पहले भी आया यार कई बार, ठीक है। आपको काइनेटिक एनर्जी निकालनी है और ये एनर्जी आपको दे रखी है। तो करना क्या है, ये जो वैल्यू दे रखी है ना, इसी को बस प्लस में रख देना है और कुछ भी नहीं करना है, बस प्लस में रख देना। ये 22वां क्वेश्चन भी होगा। 23वां क्वेश्चन सिलेबस में नहीं, ये वाला याद रख लेना यार। वोल्टा नियॉन में प्रयुक्त डायोड का मान क्या होता है? जेनर डायोड। राइट द नेम ऑफ द डायोड यूज्ड इन वोल्टेज रेगुलेशन, जेनर डायोड। 24वां क्वेश्चन सिलेबस में नहीं है, ये देख सकते हैं आप, सुमेलित कीजिए, ठीक है। अनुनादी आवृत्ति, तो भाई अपने पास जो अनुनादी आवृत्ति है वो ये है, यानी रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी। गुणवत्ता गुणांक यानी क्वालिटी फैक्टर ये है अपने पास। औसत शक्ति एवरेज पावर VI cos phi। प्रतिबाधा यानी इंपेडेंस, ठीक इसके सामने। चुंबकीय स्थितिज ऊर्जा ये दे रखी है, यानी मैग्नेटिक पोटेंशियल एनर्जी ½ Li²। 100 प्रेरण गुणांक यानी सेल्फ इंडक्टेंस, ठीक है। सुमेलित कीजिए, क्वेश्चन भी हो गया अपने पास। फिर 26वां क्वेश्चन दे रखा है आपको, पूर्ण आंतरिक परावर्तन को परिभाषित कीजिए, प्रकाश के विवर्तन को, प्रकाश के अपवर्तन को, ये सब दे रखा है। टोटल रिफ्लेक्शन क्या होता है? जब प्रकाश किरण सघन से विरल माध्यम में जाती है, तो सघन से विरल माध्यम में जाते हुए माध्यम के अंतरा पृष्ठ पर यदि आपतन कोण का मान क्रांति कोण से ज्यादा हो जाए, तो प्रकाश किरण का या प्रकाश तरंग का पूर्ण आंतरिक परावर्तन उसी माध्यम में, सघन माध्यम में हो जाता है। इस परिघटना को हम पूर्ण आंतरिक परावर्तन कहते हैं। When light ray is going from denser medium to rarer medium,
and at the separation media of angle of incidence greater than critical angle, then light ray completely reflected back in the same medium, that is denser medium. और यही अपने पास पूर्ण आंतरिक परावर्तन और रिफ्लेक्शन. प्रकाश का विवर्तन क्या होता है? When bending of light, when an obstacle comes into the path of light and expand in the shadow region, that's called diffraction और phenomena कहते हैं. प्रकाश के मार्ग में जो अवरोधक या द्वारक आता है तो उसकी तीक्ष्ण किनारों से उसका मुड़ाव और ज्यामितीय छाया में फैल जाना ही प्रकाश का विवर्तन कहलाता है. प्रकाश का अपवर्तन, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, जब कोई प्रकाश किरण किसी सतह पर जो पृथककारी पृष्ठ है उस पर तिरछी आपतित होती है तो एक माध्यम से दूसरे माध्यम प्रवेश करते समय अपने पथ से विचलित हो जाती है, प्रकाश का अपवर्तन कहलाता है. When light ray obliquely falls on, किस पर फॉल हो रही है? ऑन सेपरेटिंग मीडिया, देन इट डेविएट्स फ्रॉम इट्स पाथ व्हेन गोइंग फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर मीडियम. ऑब्लिकली फॉल हो गया ना, ध्यान, तिरछी फॉल होगी. देन दिस फिनोमेना इज कॉल्ड प्रकाश का अपवर्तन. 27 क्वेश्चन सिलेबस में नहीं है. आगे बढ़ जाते हैं. दिष्टकरण, पूर्ण दिष्टकरण देखो मैं कई बार करा चुका हूं, इसको करिएगा, आप खुद से देखिएगा, मेरे पुराने वीडियोस में मिल जाएगा. और ये जो है ये सवाल पहले भी आया हुआ है, तो आपसे पूछ रहा है कि ये किस तरह का सेमीकंडक्टर यानी अर्धचालक है. ये एन टाइप का है क्योंकि चालन बैंड के ठीक नीचे, कंडक्शन बैंड के ठीक नीचे अशुद्धि ऊर्जा स्तर यानी कि इम्प्योरिटी एनर्जी लेवल बन रहा है, तो ये एन प्रकार का अर्धचालक है. ठीक है, रेक्टिफिकेशन में करा चुका हूं, मेरे प्रीवियस वीडियोस में देखिए. ये भी करा चुका हूं यार मैं, विद्युत द्विध्रुव के विषुवतीय तल पे यानी कि इक्वेटोरियल प्लेन पे. और ये आपसे पूछ रहा है वो, ये हम कर लेते हैं. 1 सेंटीमीटर त्रिज्या के गोलाकार गाउसीय पृष्ठ के अंदर प्लस माइनस 1 माइक्रोकूलम आवेश का विद्युत द्विध्रुव स्थित है. गाउसीय पृष्ठ निर्गत विद्युत फ्लक्स का मान बताओ. देखो बेटे, जब भी विद्युत द्विध्रुव हो, इलेक्ट्रिक डायपोल हो, तो सिग्मा क्यू क्या हो जाएगा? 0. अरे ऐड करोगे तो 0 हो जाएगा. +1 माइक्रोकूलम माइनस 0, तो कितना फ्लक्स निकलेगा जी? 0. फिर आपसे क्या कह रहा है कि 10 सेंटीमीटर त्रिज्या के आवेशित गोलीय कोश की सतह पर 10 वोल्ट का विभव, इसके केंद्र से 5 सेंटीमीटर की दूरी पर विभव का मान ज्ञात कीजिए. 10 सेंटीमीटर त्रिज्या के आवेशित गोलीय कोश की सतह पर. ठीक है, मैं इसको इंग्लिश में पढ़ देता हूं ताकि आपको समझ में आ जाए बात. आपसे क्या कह रहा है? पोटेंशियल सरफेस ऑफ चार्ज स्फेरिकल शेल और रेडियस 10 सेंटीमीटर 10 वोल्ट, राइट द वैल्यू ऑफ पोटेंशियल एट 5 सेंटीमीटर. देखो 10 सेंटीमीटर का ये 10 सेंटीमीटर रेडियस है, 5 सेंटीमीटर पे पूछ रहा है, यानी इसके अंदर ही है. तो जितना बेटे सरफेस पर होता है पोटेंशियल, उतना ही पोटेंशियल अंदर की तरफ होता है. तो व्हाट इज द आंसर? 10 वोल्ट. फिर आपसे क्या कह रहा है? यार ये सीरीज वाला भी करवा चुका हूं मैं 2014 के पेपर में, उसमें देख लेना जाके. 10 कैपेसिटर हैं, सबकी कैपेसिटी 10 माइक्रोफेरेड है. पहले सीरीज में जोड़ दिया, फिर पैरेलल में जोड़ दिया. राइट द वैल्यू ऑफ प्रोडक्ट ऑफ इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस. तो आपको जो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस है इनके प्रोडक्ट की, राइट द वैल्यू ऑफ प्रोडक्ट ऑफ इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस, यानी आपको कुल मिलाकर ये कह रहा है कि CS इंटू CP निकालो. अब देखो बेटे 10 कैपेसिटर है, 10 संधानित्र है, सबकी कैपेसिटी क्या है? 10 माइक्रोफेरेड. मैं आपको आसान चीज बताता हूं, कोई मुश्किल वाली बात नहीं है. CS जो होता है, CS को शॉर्ट में लिख सकते हैं C/N, CP को लिख सकते हैं N इंटू C. N से N कैंसिल, तो क्या आ गया भाई? अरे भाई क्या आ गया? C² आ गया ना. तो कैपेसिटेंस कितना दे रखा है? 10 माइक्रोफेरेड. तो आप क्या करेंगे? 10 इंटू 10 की घात -6 का होल स्क्वायर. ये तो करोगे, या ये भी नहीं करना चाह रहे, -6 को उड़ा दो, कोई प्रॉब्लम नहीं, माइक्रोफेरेड रहने दो. तो 10 का हो गया 100 माइक्रो स्क्वायर फैरेड स्क्वायर. तो ये अपने पास आंसर आएगा. शॉर्ट आंसर है बिल्कुल. डायरेक्ट याद रखना, CS इंटू CP जो है C² के बराबर है. What will be the value of capacitance of a 4 microfarad capacitor if a dielectric of dielectric constant 2 is inserted fully between the plates of parallel plate capacitor? अब देखो क्या कह रहा है कि अपने पास एक कैपेसिटर है जिसका कैपेसिटेंस यानी धारिता दे रखी है 4 माइक्रोफेरेड. डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट 2 वाला, उसकी प्लेटों के बीच में हमने एक सब्सटेंस रखा है. पराविद्युत पदार्थ जो है उसका पराविद्युतांक है 2, तो कितना कैपेसिटेंस होगा? तो देखो अपने पास फॉर्मूला होता है Cm बराबर एप्सिलॉन R C0. एप्सिलॉन R की जगह 2 लिख देंगे, C0 की जगह 4 माइक्रोफेरेड. ये लो जी आंसर आ गया 8 माइक्रोफेरेड. ये मत सोचना यार इतने आसान आसान सवाल आ रहे हैं एग्जाम में नहीं आएंगे, फालतू की बातें हैं, कभी नहीं सोचते हैं ऐसा. बढ़िया, हम तो इससे ज्यादा आसान आनी चाहिए. एम्पेयर का परिपथीय नियम लिखिए. एक अत्यधिक लंबी धारावी प्रणाली के अक्ष पर चुंबकीय क्षेत्र का व्यंजक प्राप्त कीजिए, आवश्यक चित्र बनाइए. एम्पेयर सर्क्यूटल लॉ, यार ये भी करवा चुका हूं मेरे प्रीवियस वीडियोस में, देख लीजिएगा आप. साइक्लोट्रॉन हमें करने की जरूरत नहीं है.
प्रकाश किरणों के अपवर्तन को परिभाषित कीजिए, वो अपन पहले कर चुके हैं। दो माध्यमों पृथक करने वाले किसी गोलीय पृष्ठ पर अपवर्तन के लिए किरण चित्र बनाइए। और N2/V माइनस, ये भी मेरे प्रीवियस वीडियो में मिल जाएगा आपको। और फ्रिंज चौड़ाई निकालनी नहीं है आपको, ये सब मेरे प्रीवियस वीडियोस में है, आप उसमें देख लीजिएगा जाकर, ठीक है ना, उनको जरूर विजिट कीजिएगा। और थैंक यू वेरी मच। अगले पेपर को हम आप आगे करेंगे, तो स्टे ट्यून्ड।